साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां तेज। धामी सरकार की गठित कमेटी में 90% काम पूरा हो गया है। कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट का काम पूरा करेगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। धामी सरकार की गठित कमेटी में 90% काम पूरा हो गया है। कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट का काम पूरा करेगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल था और इसे लेकर अब सरकार, आपने देखा था कि भाजपा की बनी थी उत्तराखंड में, अब इस पर अमल करने की बात को लेकर स्पष्ट किया है। समान नागरिक संहिता जिसके लिए हमने ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया था, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने लगभग 90% काम पूरा कर लिया है और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। तो उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम लागू करेंगे। और दूसरे जो हमारे देश के राज्य हैं, उन राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि सभी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ें। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। अब इसको लागू करने पर बड़ा बयान सीएम की ओर से दिया गया है। निश्चित तौर पर चारुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने 90% अपना काम पूरा कर लिया है। यानी कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। हालांकि सभी धर्मों के लोग इस कानून का पालन करेंगे और इस पर जोर दिया जाएगा। चारुल, बिल्कुल। संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने पर, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड संतों की भूमि है और यहाँ पर संतों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो खासा महत्व रखती हैं और कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो संतों की नाराजगी को मोल लेगी। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्योंकि हमने देखा था कि संतों ने इसकी प्रशंसा की थी, अब लागू होने की जब बातें हो रही हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, लगातार ही हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, अपने घोषणा पत्र में भी सीएम धामी ने एक ये घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यानी अब समय आ गया है कि जिस तरह से तमाम वायदे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं और जिस तरह से संतों की भी एक मांग थी, उन सब मुद्दों पर काम किया जा रहा है। 30 जून तक यह ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और जल्द से जल्द उत्तराखंड में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। चारू, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। संजय, तो अवैध अतिक्रमण पर लगातार सरकार चाबुक चला रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और अगली खबर रुड़की से है। रुड़की में जिला अस्पताल में लंबे समय से व्यवस्थाएं बदहाल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए लाख दावे किए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। रुड़की के राजकीय जिला अस्पताल में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग इलाज के लिए आते हैं। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से लगभग अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं बंद हैं, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में परिसर में सफाई व्यवस्था की तरफ नजर डालें तो कई बार अस्पताल के शौचालय में शराब की खाली बोतलें मिली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजकीय जिला चिकित्सालय रुड़की, जिसमें लगभग आसपास के गांव से हजारों की तादाद में मरीज आते हैं, उसकी बिगड़ी व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त हो पाएंगी। डॉक्टर मनीष दत्त जो हमारे डेटाबेस थे, उनको पीछे शादी में
सीएमओ हरिद्वार का चार्ज दे दिया है, तो वो लोग अभी आजकल सीएमओ के पद पे कार्यशील हैं वो। और अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों ने अपने प्रयासरत हैं और जब भी हमें प्राप्त हो जाएगा। सभी को ये गर्भवती महिलाएं भी हैं, जो गरीब पेशेंट हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सभी को परेशानी हो रही है और शासन को और महानिदेशालय को पूरा इसका संज्ञान है और हम लोग पूरा। रुड़की में पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने के दौरान एक महिला फिसलकर पेड़ के नीचे 40 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। ग्रामीणों ने आनन फानन में चंपावत पुलिस को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद फायर रेस्क्यू यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। अचानक गड्ढे में गिरने के कारण महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटनास्थल पर फायर रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों ने फायर यूनिट की तालियां बजाकर प्रशंसा की और घायल महिला को चंपावत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। उधर विकासनगर में ई रिक्शा चालकों ने चालान काटे जाने के विरोध में तहसील कार्यालय का प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने एसडीएम विनोद कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान ई रिक्शा चालकों ने तहसील परिसर में नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस मौके पर ई रिक्शा यूनियन के प्रधान सुमित नेगी ने कहा कि ई रिक्शा चालकों के रूट डाइवर्ट करने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और ऐसे में ई रिक्शा चालक कहां से इतनी किस्तें पूरी करेंगे, साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर 27 मई को शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के मानकपुर जाएंगे, जहां स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वतंत्रता सेनानी राजा उमराव सिंह और उनके 41 साथियों को भी सम्मानित करेंगे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता भी इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस खास कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किरण राजेंद्र ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उनमें सभी के नाम तो नहीं मालूम लग रहा, लेकिन जो भी पता लगा, लेकिन 42 लोग हैं हुए, उनको खोजने का काम हम लोग कर रहे हैं। और उन्होंने अपना खून जो बहाया, वो खून ऐसा नहीं, वही खून हमारा भाई जसवीर जो पत्रकार है, वही खून उसके अंदर है और वही हमारे अंदर है। हम उन्हीं वीरों की संतान है। चलिए, चौधरी किरण साफ तौर पर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है और सरकार का पूरा फोकस जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, उन सबको मंच पर ला करके, यानी कि एक तरह से जो ढकी छिपी जो उनकी यादें हैं उन्हें ताज़ा करके उन सब लोगों तक, यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। और खासकर उनके लिए जो नया सर्वे करा गया है, उसमें कुछ ऐसे भी गुमनाम शहीद हैं जिनके नामों का या उनके स्थलों का पता नहीं है, उन्हें भी खोजा जा रहा। हो सकता है कि 27 मई को कई ऐसे गुमनाम शहीद हैं, उनके भी नाम की लिस्ट वहाँ लगाई जाए और आने वाले दिनों में उनके लिए भी कहीं ना कहीं शहीद स्मारक बनाए जाने की तैयारी है। ये प्रोग्राम भव्य दिव्य होगा, ये इनका दावा है। आने वाले 27 मई को सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए ये लोग जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी किस तरह से सरकार शहीदों के लिए क्या कर पाती है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। उधर लक्सर में जाम लगने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों में कई बार भारी जाम लग चुका है। सोमवार को पुलिस ने करीब 4 घंटे की काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, लेकिन आज सुबह 8 बजे फिर से जाम की स्थिति बन गई। दरअसल जाम शुगर मिल में गन्ना लेकर आने वाले भारी वाहनों के कारण लग रहा है। जाम की स्थिति यह है कि मुख्य मार्ग के अलावा हरिद्वार और खानपुर हाईवे और शहर के ओवर ब्रिज पर भी गन्ने से लदे वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। भारी जाम के कारण दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी जाम के कारण काफी परेशान हैं और स्थानीय लोग जाम के लिए शुगर मिल के साथ साथ प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी जसवीर जुड़ गए हैं। जसवीर, पिछले 3 दिन से लगातार जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर क्यों ये जाम की समस्याएं लगातार आ रही हैं। चारुल,
सही सवाल आपने उठाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो हाईवे है ये नगर के बीचों बीच होकर गुजर रहा, और इसी हाईवे पर शुगर मिल लक्सर का गेट है, जिससे कहीं ना कहीं तमाम यानी हजारों किसानों के जो गन्ना वाहन हैं वो सब यहीं से एंट्री करते हैं। तो इसलिए अब गन्ने का लास्ट सीजन चल रहा, शुगर मिल अगले एक हफ्ता में बंद हो सकता है, तो इसलिए बड़ी तादाद में किसान गन्ना लेकर आ रहे हैं। ये पूरा हाईवे जाम हो जाता है और नगर का करीब 1 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो इसकी चपेट में आ जाता है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ में जो बाहर से यानी यूपी से जो वाहन आते हैं, दिल्ली से लेकर के देहरादून तक आवागमन रहता है। ये जो हाईवे है ये हरिद्वार को जोड़ता है, मुजफ्फरनगर को जोड़ता है, बिजनौर को जोड़ता है, तो ये महत्वपूर्ण हाईवे माना जाता है। इसलिए यहाँ जाम लगने से दिक्कतें पैदा हो रही है। प्रशासन के लोग कहते हैं कि इसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन आज तक पिछले कई साल से सिलसिला चल रहा, कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं की गई, यानी ट्रैफिक का पुलिसकर्मी को यहाँ तैनात नहीं है। अलग से पुलिस वाले तब आते हैं जब हल्ला हो जाता है या कोई हंगामे की स्थिति बनती है या फिर कोई दुर्घटना होती है। शुगर मिल के गार्ड वो अपने तरीके से वाहनों को लाइन लगवाते रहते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो ये बड़ी समस्या यहाँ बनी हुई है जो विकराल रूप धारण कर रही है, और कहीं ना कहीं ये बड़े हादसे का भी मतलब कारण बन सकती हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करे और जो ट्रैफिक व्यवस्था वो सुचारू हो सके, वरना कहीं ना कहीं ये बड़े एक हादसे का रूप भी लेगी और कोई बड़ा हंगामा भी हो सकता है। चारुल, बिल्कुल जसवीर, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग के डिम्मर नाकोट के सूपागढ़ मोलाडी के जंगलों में 15 मई की शाम आग लग गई। बता दें कि जंगलों में लगी आग के कारण क्षेत्र का तापमान बढ़ने लगा है। कर्णप्रयाग सिमरी मोटर मार्ग पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगलों में लगी आग को बुझाने की मांग की है। वहीं पिथौरागढ़ में बारिश का दौर थमते ही सीमांत में जंगलों में आग लगने की घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। जंगलों में आग लगने से न सिर्फ वन संपदा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पक्षियों को मिलने वाले मुख्य भोजन कीट पतंगों के जल जाने से उनके भोजन का संकट होने लगता है। जंगली जानवरों के अस्तित्व पर खतरा बन जाता है। इसे लेकर प्रभागीय वनाधिकारी जीवन मोहन दगाड़े ने बताया कि बीते दिनों गर्मियां हो रही थी, जिसकी वजह से आग की घटना बढ़ने की संभावना है, जिसे लेकर विभागीय कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। जिले के कई जंगलों में आग लगी है, जिसे वन विभाग की ओर से आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। बीते 2-4 दिन से पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा आग लग रही है और अगले 2-3 दिन में भी फायर की घटनाएं ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है। तो मेरी सभी गांव वालों से, सभी वन पंचायत से, सभी लोगों से यही कहना है कि आग, किसी भी तरह की आग ना लगाए। आपके खेतों में भी आप लगाते हैं तो वो फिर जंगल में जाती है और फिर बड़ी आग लगती है। हमारी टीम हर जगह पे काम कर रही है, कंट्रोल कर रही है। आप सभी का सहयोग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली जाएगी। फूलों की घाटी हर साल 1 जून को खुलती है और 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। हिमखंडों के बीच से पार्क प्रशासन की ओर से घाटी में आवाजाही के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। 1 जून से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ सीजन में हर साल देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। फूलों की घाटी की यात्रा ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पर गोविंद घाट पहुंचकर शुरू होती है। और अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा के रावल महदूद गांव की सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों तरफ फैली गंदगी और जलभराव की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीर भी इससे परेशान होने लगे हैं। यहां से पैदल गुजरने वाले स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ गंदा पानी हमेशा बहता है, लेकिन यहां से गंदे पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ऐसे में गंदगी के कारण लोगों के बीमार होने की स्थिति बनी रहती है। लोग प्रशासन से इस गंदगी की सफाई के साथ साथ पानी की निकासी का प्रबंध करने की मांग करते हैं। 1 महीने पहले मैंने सफाई कराई थी, वहां पे लगातार सफाई कराई थी और उस सफाई होने के बावजूद लगातार जो गंदगी करने का काम करती है वहां की जनता करती है। उस जनता को समझना चाहिए, घर घर से जब कूड़ा एकत्रित किया जाता है, हमारे गांव के अंदर घर घर से कूड़ा लेने की व्यवस्था की गई, जो उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 पे इस गांव के अंदर है।
1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा होता है जो घर घर से कूड़े लेने की व्यवस्था की जाती है। तो जो किराएदार लोग हैं, मकान मालिकों को अपने किराएदारों को समझाना चाहिए कि जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके। आते जाते राहगीर जो साइकिल से किराएदार जाते हैं, साइकिल पे कूड़ा हाथ में ले लिया, अरे ऐसे फेंक दिया, ये गलत व्यवस्था है। तो ये मकान मालिकों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए आम जनता को और जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा। घर घर जाकर तो मैं भी समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कुछ लोगों ने घुसकर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन सतर्क सुरक्षा गार्ड्स ने उनके प्रयास को विफल कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक से यह बड़ी खबर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में चादर चढ़ाने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने घुसकर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि सुरक्षा गार्ड्स अलर्ट थे और उनके इस प्रयास को विफल कर दिया गया। वो लोग जो जबरन मंदिर में घुसना चाहते थे, इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है और ब्राह्मण महासभा ने इसकी गहरी जांच की मांग की है। बता दें कि भगवान शिव का ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान कुछ लोगों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसकर वहां पर चादर चढ़ाने की कोशिश की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ लोग पहुंचते हैं चादर लेकर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुरक्षा गार्ड्स की तरफ से उन्हें रोक दिया जाता है। महाराष्ट्र के नासिक से ये बड़ी खबर है। चादर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, कुछ लोग घुसने की कोशिश करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। क्या जानकारी है, क्या ये पूरा मामला? देखिए, पूरी घटना ये 13 तारीख की है। 13 तारीख का ये जो वीडियो कुछ जो विशेष समुदाय के युवक हैं उनके तरफ से बनाया जाता है और मंदिर परिसर की अगर मैं बात करूं तो मंदिर परिसर में उनके तरफ से प्रवेश करने की कोशिश की जाती है। अगर बात करें त्र्यंबकेश्वर की, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने है, उसके बाद से आज अभी थोड़ी देर पहले ही जो देवेंद्र फडणवीस है उनकी तरफ से SIT की जो टीम है वो गठित कर दी गई ताकि जांच इस पर किया जा सके। क्योंकि इस पूरी घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर नासिक के अंदर अगर मैं बात करूं, जो हिंदू समुदाय है, अलग अलग हिंदू संगठन है, वो मंदिर परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं और उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले पर सरकार गंभीरता के साथ जांच कराए। क्योंकि अगर हम बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो यहां पर सिर्फ हिंदुओं के प्रवेश की ही जो बात है वो होती है और इस तरीके का नियम है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस पूरे हिस्से में भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो भी की गई है और इस पूरी घटना के बाद से तकरीबन 10 से 12 जो युवक हैं उनकी पहचान की गई है। और बात करें अगर इसमें गिरफ्तारी की, अब तक 4 से 5 लोगों को पुलिस ने इसमें हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। इस पूरी घटना के बाद से जिन युवकों को हिरासत में लिया गया है, वो जो जानकारी दे रहे हैं, सोर्सेस के आधार पर जो मुझे जानकारी मिली है, उनका यह कहना है कि वो महज वहां एक वीडियो बनाने के लिए गए थे। वो चद्दर नहीं चढ़ाना चाहते थे, सिर्फ एक वीडियो उनको बनाना था। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में कुछ लोग पहुंचते हैं, रील बनाने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस घटना को वो इस तरीके से बता रहे हैं कि ऐसा वो करना चाहते थे। लेकिन अगर बात करें इस पूरे हिस्से की, मंदिर के हिस्से में जब ये वीडियो निकल करके सामने आया तो इनके ऊपर फिलहाल जो है वो पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और पूछताछ अभी भी पुलिस कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस की बात करें, उन्होंने SIT जांच की मांग की है और ये जो पूरी टीम बनाई गई है, ये टीम जांच करेगी। इस प्रकरण के बाद से स्थानीय स्तर पर जो मंदिर परिसर के जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका यह कहना है कि इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार और ध्यान दे और उसको देखते हुए आज सुबह से ही वहां पर भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो भी बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर सघन जो निगरानी है वो भी रखी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।